अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो है हमने होम्योस्टेसिस और टेम्परेचर रेगुलेशन के बारे में पढ़ना है। तो लिविंग सेल का जो टेम्परेचर होता है वो उसके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, किसी भी लिविंग सेल का जो टेम्परेचर होगा तो एक एनिमल जो है फास्टर ग्रो कर सकता है और यानी कि अपने इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड कर सकता है तेज़ी से, अगर उसके सेल्स वार्मर होंगे तो तब वो ऐसा करेगा। फिर वो कह रहे हैं कि एबिलिटी जो होती है कुछ हायर एनिमल्स की कांस्टेंट टेम्परेचर को बरकरार रखने की, यानी कि रिलेटिवली हाई बॉडी टेम्परेचर को रिटेन करने की, सस्टेन करने की, ये मेजर रीज़न है एवोल्यूशनरी सक्सेस की। यानी कि ये एवोल्यूशन की सक्सेस है कि वो अपने अंदर के टेम्परेचर को बरकरार रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट रख सकते हैं, रिलेटिवली हाई बॉडी टेम्परेचर को रिटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि ये जो एबिलिटी है बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने की, यानी कि हीट कंट्रोल करने की, इसे थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या क्या आता है, नर्वस सिस्टम आता है, एंडोक्राइन सिस्टम आ जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो ये जो एबिलिटी है बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने की, इसे हम थर्मो रेगुलेशन कहेंगे। और इसमें नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम आ जाता है। नेक्स्ट हमने देखना है टेम्परेचर का इम्पैक्ट एनिमल की लाइफ के ऊपर। हर एनिमल जो है उसके अपने फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं जो कि लिंक होते हैं टेम्परेचर से। ठीक है, और यही चीज़ टेम्परेचर के इम्पैक्ट को एनिमल की लाइफ पर जो है शो करेगी। तो उसकी जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं वो इनएक्सिरोबली लिंक होते हैं टेम्परेचर से। इनज़ीरोएबली कहा जाता है बेसाख्ता, यानी कि बहुत ज़्यादा ये लिंक होते हैं उनके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस टेम्परेचर के साथ। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म जो है सेंसिटिव होता है इंटरनल टेम्परेचर से। टेम्परेचर जो है इसका स्ट्रॉन्ग, यानी कि स्ट्रॉन्ग सोर्स है सिलेक्टिव प्रेशर का सारे एनिमल्स के ऊपर, सारे जानवरों के ऊपर टेम्परेचर का, यानी कि प्रेशर लगाने का जो है ये एक सोर्स है। फिर वो कह रहे हैं कि रेट जो है सेलुलर रिस्पायरेशन का वो बढ़ जाता है टेम्परेचर के बढ़ने से, लेकिन एक पॉइंट तक बढ़ता है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि जो टेम्परेचर है ऑप्टिमल टेम्परेचर से भी बढ़ जाता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर वो होता है जिस पे बहुत से एंजाइम एफिशिएंटली, यानी कि अच्छे से कैटलाइज कर रही होती हैं अपनी रिएक्शंस को, तो इस सूरत में रेट्स डिक्लाइन होना स्टार्ट कर देती हैं, क्योंकि एंजाइम डी नेचर, यानी कि उनकी जो स्पेशल नेचर होती है उससे लॉस कर देती हैं। जो केमिकल इंट्रैक्शंस होती हैं जिन्होंने एंजाइम्स को होल्ड किया हुआ होता है वो लॉस हो जाती हैं। ठीक है, तो केमिकल इंट्रैक्शन जिन्होंने उन्हें उनकी 3 डायमेंशनल शेप में रखा हुआ था वो लॉस हो जाएंगे, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। फिर इसके नतीजे में क्या होगा कि एंजाइम की एवोल्यूशन हुई है कि वो जो एंजाइम है वो यानी कि ऐसे टेम्परेचर ऑप्टिमा के साथ आ गए हैं जो कि एनिमल के हैबिटेट को जाहिर कर रहा है, यानी कि उसी हैबिटेट में रहेंगे जिसमें रह के वो अपने टेम्परेचर को ऑप्टिमम तक रिटेन कर सके। मिसाल के तौर पर डाइजेस्टिव एंजाइम ट्राउट में, ये एक मछली है, वो फंक्शन करता है ज़ीरो। ये ट्राउट जो है ये फ्रेश वाटर फिश है और ये उनकी रनकस फाइलम से जो है बिलोंग करती है। तो इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर काम कर रहा होता है, एक और एंजाइम ह्यूमन बॉडी में वही फंक्शन कर रहा होगा, वही कैटेलाइजेशन कर रहा होगा, लेकिन वो 37 डिग्री सेल्सियस पे कर रहा होगा। तो ये इनके इन्वायरमेंट के हिसाब से इन्हें ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है दे दिए गए हैं। नेक्स्ट इनके हैबिटेट के लिहाज से या निशी के लिहाज से। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि जो हर निशी भी जो है हम हैबिटेट को कहते हैं जहाँ पे वो डेवलप कर रहा होता है, रह रहा होता है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि जो हर टेम्परेचर है उसके नतीजे में जो प्रोटीन्स होती हैं न्यूक्लिक एसिड में वो डीनेचर हो जाती हैं, और लो टेम्परेचर के नतीजे में वो जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो यानी कि सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती हैं, हमें पता है आइस बन जाती है, जो कि इंटरफेयर करता है बहुत से सेलुलर प्रोसेसेस के साथ, जैसे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो मैकेनिज्म है उसके साथ। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि एनिमल्स जो हैं वो ख़ुद को गार्ड करते हैं, यानी कि ख़ुद को बचाते हैं टेम्परेचर के डैमेजिंग इफ़ेक्ट से। तो एनिमल्स जो हैं ये ख़ुद को टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के डैमेजिंग इफ़ेक्ट से बचाते हैं, बैलेंस करने के ज़रिए से हीट गेन और हीट लॉस इन्वायरमेंट के, यूँ बैलेंस करके ये ख़ुद को टेम्परेचर का जो भी डैमेजिंग इफेक्ट होगा उससे बचा लेंगे। अब हीट गेन और हीट लॉस में हमने देखना है कि एनिमल्स जो हैं वो हीट पैदा करते हैं मेटाबॉलिज्म के बाय प्रोडक्ट के तौर पर। ठीक है, वैसे यानी कि उन्होंने बनाना कुछ होगा, हीट वैसे ही बन जाएगी, और या तो ये हीट को गेन करते हैं या लॉस करते हैं इन्वायरमेंट में। तो जो टोटल बॉडी टेम्परेचर होता है वो इंट्रैक्शन होता है इन सारे फैक्टर्स का, और उसे एक्सप्रेस कर सकती हैं कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बराबर है हीट प्रोड्यूस जो कि हुई है मेटाबॉलिकली, हीट जो कि लॉस होगी मेटाबॉलिकली,
और यानी कि हीट जो प्रोड्यूस हुई मेटाबॉलिकली, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर हीट जो लॉस हो रही है उससे माइनस करेंगे, और साथ ही सम करेंगे कि जो इन्वायरमेंट से गेन हो रही है, जो इन्वायरमेंट से गेन हो रही है, जो लॉस हो रही है, और जो मेटाबॉलिकली बॉडी में पैदा हो रही है, इन सब चीज़ों का ये इंट्रैक्शन होती है। नेक्स्ट जो है हमने देखना है कि एनिमल 4 प्रोसेसेस का इस्तेमाल करती हैं हीट को एक्सचेंज करने के लिए इन्वायरमेंट के साथ, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और एवापोरेशन। कंडक्शन में है ये डायरेक्ट ट्रांसफ़र है थर्मल मोशन का मॉलिक्यूल्स के दरमियान इन्वायरमेंट के और बॉडी सरफेस के। तो बॉडी सरफेस और इन्वायरमेंट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो रहा है थर्मल मोशन का या फिर हीट का, इसे हम कंडक्शन कहेंगे। फिर वो कह रही हैं कि ये हाई टेम्परेचर रीजन से लो टेम्परेचर रीजन की तरफ मूव करेगी, क्योंकि हीट हमेशा थर्मल ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग यानी कि ज़्यादा से कम की तरफ मूव करती है। मिसाल के तौर पर आप हॉट ग्राउंड पर बैठे हैं तो आप हीट को गेन करेंगे, आप कोल्ड ग्राउंड पर बैठे हैं तो आपने जो है हीट को लॉस करना है अपनी बॉडी से। नेक्स्ट जो है कन्वेक्शन का हमने देखना है, ये मूवमेंट है लिक्विड की या फिर एयर की बॉडी सरफेस के ऊपर। तो बॉडी सरफेस के ऊपर या तो लिक्विड मूव करेगा या फिर एयर मूव करेगी, और इसके नतीजे में क्या होता है कि हीट जो है वो लॉस होगी, यानी कि अगर एयर कूलर होगी तो फिर हमारी बॉडी यानी कि ज़्यादा हीट अप होगी, तो फिर हमारी बॉडी से इन्वायरमेंट में हीट लॉस होगी अगर वो एयर कूलर होगी, और हीट गेन होगी अगर वो एयर वार्मर होगी हमारी बॉडी से। मिसाल के तौर पर कूलर डे में हमारी बॉडी जो है हीट को लॉस करती है, और अगर क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर है इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, और इसके उल्ट जो है होता है जब गर्म होता है यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है दिन का, तो फिर जो है हम हीट गेन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट एवापोरेशन का हमने देखना है, लॉस है हीट का बॉडी सरफेस से, जब यानी कि हीट बॉडी सरफेस से लॉस होगी। किस तरह से लॉस होगी? जब मॉलिक्यूल्स वेपर्स की शक्ल में जो है उड़ जाएंगी, ठीक है, पानी के मॉलिक्यूल गैस की फॉर्म में एस्केप होंगे। मिसाल के तौर पर ये यूज़फुल है वो यानी कि सिर्फ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के लिए, जैसे कि ह्यूमन भी एक सोशल एनिमल है, ह्यूमन्स के लिए, और कुछ दूसरे मेमल्स जैसे कि चिंपैंजी, हॉर्सेस, इन सब के लिए ये ज़रूरी है। तो ये यानी कि जो पोर्स हैं उनसे ये स्किन सरफेस की तरफ जो है वाटर को मूव करेंगे। अच्छा, ये जो स्वेट होता है ना, इससे कूलिंग कॉज नहीं होती, जो यानी कि पानी फिर जब हमारी बॉडी सरफेस से बाहर जाता है, जिसे हम एवापोरेशन कहते हैं, उससे कूलिंग कॉज होती है। फिर वो कह रहे हैं कि जब टेम्परेचर हाई होता है स्किन सरफेस पे, तो पानी के मॉलिक्यूल स्किन सरफेस पे हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं और उनके हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, जिसने इंडिविजुअल मालिक्यूल को इकट्ठा जोड़ा हुआ था, और अब पानी के मालिक्यूल जो है उस हीट एनर्जी जिसने उन्हें तोड़ा है उसे लेके डिपार्ट हो जाएंगे, स्किन से दूर हो जाएंगे। फिर वो कह रहे हैं कि जब इन्वायरमेंटल ह्यूमिडिटी कम होगी तो उसके नतीजे में क्या होगा, वो इतनी कम होगी कि वो एवापोरेशन की इजाज़त देगी। एवापोरेशन ट्रांसपायरेशन तभी होगी जब इन्वायरमेंट की ह्यूमिडिटी कम होगी। अगर हवा में नमी ऑलरेडी ज़्यादा है यानी कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो एवापोरेशन कम होगी या नहीं होगी? तो फिर वो कह रही हैं तो इससे एवापोरेशन होगी, ठीक है, ह्यूमिडिटी कम होगी, तो फिर स्वेटिंग जो है उसके ज़रिए से आप जो एक्सेस हीट है उससे छुटकारा पा सकते हैं। फिर वो कह रही हैं कि ताहम पानी को एवोपरेट करना लाजमी, यानी कि वो स्किन से बाहर फिर मूव करे, क्योंकि स्वेट ड्रिपिंग का कूलिंग इफेक्ट नहीं होता, यानी कि जो स्वेट के ड्रॉप्स बनते हैं ये एवापोरेशन से कूलिंग होती है। नेक्स्ट रेडिएशन का हमने देखना है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं खारिज होती हैं, एमिशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, जो कि ऑब्जेक्ट जैसे कि सन या किसी और एनिमल की बॉडी रिलीज़ करती है, ठीक है, और रेडिएशन जो है हीट को ट्रांसफ़र करती हैं उन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक ऐसे ऑब्जेक्ट से आ रही हैं जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, जैसे कि किसी और एनिमल की बॉडी से आ रही हैं, या फिर जो है ये आ रही हैं उससे सन से आ रही हैं, तो ये इनडायरेक्ट जो है सोर्सेज। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये बेसिकली होती क्या है, ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यानी कि वो परपेंडिकुलर होती हैं, तो ये उसका सम होता है, ठीक है। और नेक्स्ट वो कह रहे हैं, इन्होंने यही मिसाल दी है कि पर्सन सन बास्क लेते हुए सन से जो हीट ले रहा होता है वो बेसिकली रेडिएशन के थ्रू ही ट्रांसफ़र हो रही होती है। तो इसके साथ ही हम अपना लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।